Assalamualaikum everyone, myself Sumbal Talib and today I'll discuss about quality control tests for capsules. So let's start with the definition of capsules. Capsules are preparation with hard or soft shells of various shapes and capacities usually containing a single dose of medicament. हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स होते हैं लाइक हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स और इंटेरिकोटेड कैप्सूल्स. इंटेरिकोटेड कैप्सूल्स वो कैप्सूल्स होती हैं जिनकी एक एसिड रेजिस्टेंट कोटिंग की जाती है ताकि वो अपने जो रिलीज़ है या फिर डिजोल्यूशन प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्टमक में शो ना करें. स्टमक के पीएच को, स्टमक के एसिडिक कंडीशन को बाईपास करते हुए वो इंटेस्टाइन में जाएं और इंटेस्टाइन में जाके अपने रिलीज़ शो करें. ठीक है, तो इस तरह के कैप्सूल्स को कहा जाता है इंटेरिकोटेड कैप्सूल्स. जबकि हार्ड और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स को अगर देखा जाए तो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स में जो है ना हार्ड फॉर्म ऑफ जेलेटिन यूज़ होती है, जबकि सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में मोल्टन जेलेटिन यूज़ होती है. हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स में दो तरह के आपके पास पीसेस होते हैं, कैप एंड बॉडी, जबकि सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में एक ही पीस होता है जो कि हेर्मेटिकली क्लोज किया जाता है. हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स आपके पास डिफरेंट टाइप्स के नहीं हो सकते, सिर्फ आपके पास सिलिंड्रिकल शेप में होता है जैसे कि फर्स्ट फिगर में गिवन है. जबकि सेकंड में देखा जाए तो आपके पास डिफरेंट शेप्स ऑफ कैप्सूल्स नज़र आ रहे होंगे, रेड या वाइट एंड येलो डिफरेंट शेप्स में है वो. तो ये राउंड, ओवल, ट्यूब लाइक डिफरेंट शेप्स में सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं. जनरली हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स में पाउडर इंक्लोज किया जाता है और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स के अंदर लिक्विड या सेमी लिक्विड इंक्लोज किया जाता है. और अगर शेप्स की साइज़ की बात की जाए तो जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है, यहाँ पे 8 डिफरेंट साइजेस शो किए गए हैं जो कि हैं हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स के. ठीक है, अगर आपके पास साइज़ नंबर 5 होगा तो उसका साइज़ सबसे स्मॉल होगा. जितना नंबर इंक्रीज़ करेगा तो उसका साइज़ स्मॉल होता जाएगा. 000 से 000, 0, 1, 2, 3, 4, 5 जैसे जैसे नंबर इंक्रीज़ कर रहा है तो उसका साइज़ स्मॉल होता जा रहा है. और ये है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में. जबकि सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में कोई भी स्पेसिफिक साइज़ अवेलेबल नहीं होता. कंपनी टू कंपनी इसका साइज़ वेरी करता है. अच्छा, अब आ जाएं अगर हम क्यूसी टेस्ट की तरफ कि कौन कौन से क्यूसी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं कैप्सूल्स पे, तो आपके पास आ जाएगा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोज जिसमें वेट वेरिएशन टेस्ट आ जाता है, और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी. ये वो मेजर टेस्ट हैं जो कि कैप्सूल्स पे परफॉर्म किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया. ठीक है, इसके अलावा अगर कोई कंपनी टू कंपनी रिक्वायरमेंट है तो वो भी परफॉर्म किए जा सकते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट. Disintegration is the state in which no residue except the fragments of the capsule shell remains on the screen of the test operators or adhere to the lower surface of the disc. इसमें क्या बात की गई है कि डिसइंटीग्रेशन वो टेस्ट है या फिर डिसइंटीग्रेशन वो स्टेट है जिसमें आपका जो कैप्सूल है ना वो एक सॉफ्ट मैस में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर कोई रेजिड्यू रिमेन कर रहा है, पहली बात तो ये कि कोई भी रेजिड्यू वहाँ पे ना बचे, लेकिन अगर कोई रिमेन कर रहा है तो वो तो कैप्सूल का शेल होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए. या तो जो है ना स्क्रीन ऑपरेटर्स पे वो एडहेयर करेगा या फिर लोअर सरफेस ऑफ द डिस्क, जो आप डिस्क यूज़ कर रहे हो कैप्सूल्स के अंदर ताकि वो फ्लोटिंग कैप्सूल्स को प्रिवेंट करे फ्लोटिंग से, तो उस डिस्क के लोअर सरफेस पे वो या तो कैप्सूल शेल अटैच होंगे या फिर स्क्रीन ऑफ द टेस्ट ऑपरेटर्स पे. इसके अलावा जो भी मैस होगा वो सारा का सारा सॉफ्ट मैस में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, अगर सॉफ्ट मैस में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब है कि डिसइंटीग्रेशन आपकी हो गई है कैप्सूल के. अगर नहीं हुआ तो फिर मजीद कैप्सूल्स पे टेस्ट परफॉर्म किया जाता है. द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट डिटरमिन वेदर कैप्सूल डिसइंटीग्रेट विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम व्हेन प्लेस्ड इन अ लिक्विड मीडियम अंडर द प्रिस्क्राइब एक्सपेरिमेंटल कंडीशन. यहाँ पे जो प्रिस्क्राइब्ड का मतलब ये है कि एज मेंशन इन फार्माकोपिया, किसी भी टाइप का कैप्सूल अगर हम यूज़ कर रहे हैं, हर तरह के ड्रग कैप्सूल के जो है ना जो भी कंडीशंस होती हैं एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस वो सारी की सारी फार्माकोपिया में गिवन होती हैं. अगर उन्हीं कंडीशंस के मुताबिक वो डिसइंटीग्रेट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका टेस्ट पास हो गया है. अच्छा, मेथड क्या है? हार्ड और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं. इसमें क्या करते हैं कि आप एक एक कैप्सूल हर ट्यूब के अंदर प्लेस करते हैं. वही सारी असेंबली है जो पीछे मैं आपको डिफरेंट वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आपने डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के लिए कौन कौन सी असेंबली यूज़ करनी है. वही असेंबली यहाँ पे भी यूज़ होगी. बास्केट ट्रैक असेंबली होती है जिसमें आप क्या करोगे, एक एक कैप्सूल प्लेस करोगे हर ट्यूब के अंदर और उसके बाद ऑपरेटर्स को सस्पेंड करवाओगे 600 ml बीकर के अंदर कंटेनिंग वाटर. ठीक है, बीकर के अंदर प्लेस करवाओगे कंटेनिंग 600 ml वाटर
at 37 डिग्री सेल्सियस। इफ़ हार्ड कैप्सूल्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, अगर आपके कैप्सूल जो हैं वो फ्लोटिंग कैप्सूल्स हैं तो आप डिस्क यूज़ करोगे, अदरवाइज़ इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद आप अपने ऑपरेटर्स को 30 मिनट तक ऑपरेट करवाओगे। उसके बाद रिमूव करोगे असेंबली को और चेक करोगे कि आपके कैप्सूल्स डिसइंटीग्रेट हुए हैं या नहीं हुए। पहली लिमिट ये है कि नो रेजिड्यू रिमेन्स ऑन द स्क्रीन ऑफ द ऑपरेटर्स, ठीक है, सारे के सारे डिसइंटीग्रेट कर जाएं कैप्सूल्स, ठीक है, कोई भी स्क्रीन ऑफ द ऑपरेटर्स पे रिमेन ना करें, ठीक है। इफ़ अ रेजिड्यू रिमेन, अगर कोई रेजिड्यू रह भी रहा है तो वो फ्रेगमेंट ऑफ शेल होना चाहिए, ठीक है। सो कैप्सूल पास द टेस्ट इफ़ इट इज़ अ सॉफ्ट मैश विथ नो पैल्पेबली फर्म कोर, ठीक है, कोई भी नोटिसबली कोई कोर नहीं होनी चाहिए, वो सॉफ्ट मैश में कन्वर्ट हो जाए। अगर ये सारी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो रही हैं और तो इसका मतलब है कि आपका टेस्ट पास हो गया है। इफ़ डिस्क यूज्ड, अगर इन केस आपने डिस्क यूज़ किया है फ्लोटिंग कैप्सूल्स के केस में, तो एनी रेजिड्यू रिमेनिंग ऑन लोअर सरफेस शुड ओनली कंसिस्ट ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ द शेल। तो डिस्क के साथ अगर कोई भी रेजिड्यू अटैच्ड है तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेगमेंट शेल होना चाहिए, इसके अलावा इसका कोई भी सॉफ्ट मैश नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी मैश ऐसा नहीं हो जो कि सॉफ्ट मैश में कन्वर्ट ना हो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है भी तो वो सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल का शेल होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, दूसरे टेस्ट की तरफ हम आ जाते हैं, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट। अच्छा, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट और वेट वेरिएशन टेस्ट दोनों एक ही टेस्ट के नाम है, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोज परफॉर्म करें तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोज में आपके पास दो तरह के टेस्ट आते हैं, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। लेकिन यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट और वेट वेरिएशन एक ही टेस्ट है, ठीक है। दिस टेस्ट अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स एंड इट इज़ टू बी डन ऑन 20 कैप्सूल्स। अच्छा, हर तरह के कैप्सूल्स पे यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट हम परफॉर्म कर सकते हैं, 20 कैप्सूल्स पे हम ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अगर आपके पास हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स हैं तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले आपने इंटेक्ट कैप्सूल का वेट मेजर करना है। उसके बाद ओपन द कैप्सूल विदाउट लूजिंग एनी पार्ट ऑफ द शेल एंड रिमूव द कंटेंट एज कम्प्लीटली एज पॉसिबल, ठीक है। सबसे पहले आपने इंटेक्ट कैप्सूल का वेट मेजर कर लिया, वो आपका हो गया इनिशियल वेट। उसके बाद आपने जो है ना कैप्सूल को ओपन करना है। अब जैसे कि यहाँ पे गिवन है कि हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में आपके पास एक कैप और बॉडी अलग से होती है, तो आप इजीली उसको ओपन कर सकते हो। आपने उसको ओपन किया, उसका कंटेंट रिमूव कर दिया। अब जो आपके पास एम्प्टी कैप्सूल रह गया है जो कि कैप्सूल शेल है, आपने उसका वेट मेजर कर लेना है। ये आपके पास हो गया फाइनल वेट, ठीक है। इस फाइनल वेट को आप इनिशियल में से माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा वेट ऑफ द कंटेंट, ठीक है। हमारी जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो है वेट ऑफ द कंटेंट, लेकिन उसको मेजर करने के लिए हम सिर्फ जो है ना इंटेक्ट कैप्सूल और एम्प्टी कैप्सूल को मेजर कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि हम डायरेक्टली भी तो वेट ऑफ कंटेंट मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इतना थोड़ी अमाउंट में आपके पास जो है ना कंटेंट अवेलेबल होता है कि हो सकता है कि वो कहीं इवेपोरेट कर जाए, कहीं जो है ना डिस्पोज ऑफ हो जाए, कहीं किसी के साथ अटैच कर जाए। जिस चीज़ पे बटर पेपर पे आप मेजर कर रहे हो सकता है वो इसी के साथ रिटेन कर जाए, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एरर के। इस वजह से हम इंटेक्ट कैप्सूल और एम्प्टी कैप्सूल का वेट मेजर करेंगे, उसको माइनस करेंगे तो आपके पास वेट ऑफ द कंटेंट आ जाएगा। अब क्या करना है, आपने ये जैसे एक कैप्सूल पे ये वेट ऑफ द कंटेंट फाइंड आउट किया, इसी तरह बाकी 19 के 19 कैप्सूल्स पे भी फाइंड आउट करना है। टोटल आपने 20 कैप्सूल्स का जो है ना वेट ऑफ द कंटेंट फाइंड आउट कर लिया। अब आपने इसका एवरेज वेट फाइंड आउट करना है। अब जो आप एवरेज वेट फाइंड आउट कर लोगे, उस एवरेज वेट को आप जो है ना इंडिविजुअल वेट के साथ कंपेयर करोगे यूजिंग परसेंट डेविएशन के फार्मूले के थ्रू। ये सारी चीज़ें आपको मैं पहले भी वेट वेरिएशन टेस्ट इन टैबलेट्स में बता चुकी हूँ, जिसमें आपने जो है ना इसका फार्मूला अप्लाई करना होता है परसेंट डेविएशन का, परसेंट वेट लॉस का। उसके थ्रू आपके पास आ जाएगा परसेंट डेविएशन। अब आपकी लिमिट्स क्या हैं और आपका टेस्ट किस केस में पास हो रहा है, वो ये है कि ऑल कैप्सूल शुड लाई विद इन द गिवन रेंज, ठीक है। आपकी जो गिवन रेंज है उसमें सारे के सारे आपके कैप्सूल्स जो है ना लाई करने चाहिए। अब गिवन रेंज क्या है, उसके लिए आप नीचे आ जाएं। अगर आपकी कैप्सूल का एवरेज वेट 120 mg है या फिर 120 mg से कम है, तो आपके पास परसेंटेज डेविएशन के चांसेस ±10% होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट लिमिट के मुताबिक आपके पास ±10 होने चाहिए।
ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास एवरेज वेट 120 mg से ज़्यादा है तो आपके पास परसेंटेज डेविएशन के चांसेस सिर्फ ±7.5% होने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास एक या दो कैप्सूल जो है ना अपनी इस रेंज को जो है ना फुलफ़िल नहीं कर रहे, तो फिर ये जो आपकी रेंज है ना ±10% और ±7.5%, इसके डबल रेंज में वो आने चाहिए। ठीक है, डबल रेंज से मुराद ये है कि अगर आपके पास जो कैप्सूल का एवरेज वेट है वो 120 mg से ज़्यादा है और आपके दो कैप्सूल ऐसे हैं जो कि 7.5% की रेंज में नहीं आ रहे, तो वो एटलीस्ट ±15% की रेंज में आने चाहिए, अदरवाइज़ आपका टेस्ट जो है ना वो पास नहीं होगा। नेक्स्ट मेथड है आपके पास सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स का। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स के अंदर आप कैसे जो है ना वेट वेरिएशन टेस्ट परफॉर्म करते हो, वेट वेरिएशन टेस्ट भी इसको कहते हैं और इसको यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट भी कहते हैं। इसमें क्या करोगे, सिमिलरली आपने जो है ना इंटैक्ट कैप्सूल का वेट फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इंटैक्ट कैप्सूल का मतलब ये है कि जैसे ही आपने उसको निकाला फ्रेश, अगर आप लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो आपने स्ट्रिप में से कैप्सूल्स जो है ना निकाल के उस पर टेस्ट परफॉर्म करनी है। लेकिन अगर आप जो है ना उसमें परफॉर्म कर रहे हो इंडस्ट्री में, तो आपने रैंडमली अपने बैच में से जो है ना 20 कैप्सूल सेलेक्ट करनी है और फिर उस पर टेस्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है ना उसको कट करना है, डेलिकेटली उसको कट करना है। कट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में आपके पास सिर्फ एक ही बॉडी होती है, आपके पास कैप एंड बॉडी अलग से नहीं होती, सिर्फ वन पीस होता है। उसको आपने कट किया, उसको कंटेंट को रिमूव कर दिया। अब रिमूव करने के बाद जो आपके पास पीछे शेल बचा, आपने उसको संभाल के रखना है, उसको अच्छी तरह से सॉल्वेंट के साथ वॉश करना है। ठीक है, उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए जो है ना एयर ड्राई करना है, ताकि जो आपके पास सॉल्वेंट है वो अच्छी तरह से इवेपोरेट हो जाए। अगर आप ईथर यूज़ कर रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो इवेपोरेट हो गया है, जब तक उसकी स्मेल चली ना जाए उसमें से। ठीक है, जब आपका सॉल्वेंट इवेपोरेट हो गया है, अब आप क्या करोगे कि जो आपके पास पीछे शेल बच गया है ना कैप्सूल का, उसका आप वेट फाइंड आउट करोगे, जो एम्प्टी शेल है विदाउट कंटेंट। ये आपका हो गया फाइनल वेट। जो आपका इनिशियल वेट था इंटेक्ट कैप्सूल का, उसमें से आप फाइनल वेट को माइनस करोगे। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा वेट ऑफ द कंटेंट। ठीक है, इसी तरह आपने जो रिमेनिंग 19 कैप्सूल्स हैं उनका भी वेट ऑफ द कंटेंट फाइंड आउट कर लिया। अब 20 कैप्सूल का जो वेट आया है ना कंटेंट का, उसका आप एवरेज ले लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट्स बहुत इजी हैं। जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि आपके पास एवरेज वेट सपोज आपके पास इतना है तो आपके पास इतनी रेंज होगी, इतना इससे ज़्यादा है तो इतनी रेंज होगी। यहाँ पे आपके पास सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के अंदर चाहे जितना भी आपका एवरेज वेट है, हर केस में आपके पास जो है ना सारे के सारे कैप्सूल के परसेंटेज डेविएशन ±7.5% ही होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास एक या दो कैप्सूल ±7.5% की रेंज में नहीं आ रहे, तो इसके डबल की रेंज में आने चाहिए, दैट इज़ ±15%। और ये जो आपने परसेंटेज डेविएशन फाइंड आउट की है, ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ये आप फाइंड आउट करोगे थ्रू फार्मूला, लाइक परसेंटेज डेविएशन का फार्मूला होता है एवरेज वेट माइनस इंडिविजुअल वेट डिवाइडेड बाय एवरेज वेट मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, आई रिपीट, परसेंटेज डेविएशन या फिर परसेंट एरर, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज वेट माइनस इंडिविजुअल वेट ऑफ द कैप्सूल डिवाइडेड बाय एवरेज वेट मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरह आपको फाइंड आउट कर लोगे आप परसेंटेज डेविएशन ऑफ द कैप्सूल्स। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम पढ़ेंगे कंटेंट यूनिफॉर्मिटी ऑफ द कैप्सूल्स। कैप्सूल्स में हम कंटेंट यूनिफॉर्मिटी क्यों परफॉर्म करते हैं? इसलिए ताकि हम ये देख सकें कि हमारे जो बैच के अंदर जितने भी कैप्सूल्स बने हैं उन सब के अंदर आपका सिमिलर अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, चाहे आपके पास जो है ना जो भी ड्रग आप बना रहे हो एक बैच के अंदर, उसका सिमिलर अमाउंट प्रेजेंट होना चाहिए, अदरवाइज उसकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी एफिकेसी अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, और एक और हमने पीछे बात पढ़ी थी कि कंटेंट यूनिफॉर्मिटी हम तब परफॉर्म करते हैं जब आपके पास जो ड्रग है ना वो 25 mg या उससे कम हो, या फिर जो टोटल वेट ऑफ द फॉर्मुलेशन है ना वो उसके 25% से कम हो। ठीक है, आपके पास दो कंडीशंस हैं, या तो आपका जो ड्रग है वो 25 mg से कम है, या फिर आपके पास जो ड्रग है उसकी जो परसेंटेज अगर देखी जाए तो वो पूरी फॉर्मुलेशन के 25% से कम है। तो इस केस में हम कंटेंट यूनिफॉर्मिटी परफॉर्म करते हैं, जिसमें आप सिलेक्ट करते हो 30 कैप्सूल्स
उन 30 में से सबसे पहले आप 10 कैप्सूल्स पे टेस्ट परफॉर्म करते हो। अगर आपके पास उन 10 में से एक जो है ना कैप्सूल आउट ऑफ रेंज आता है तो रिमेनिंग 20 पे परफॉर्म करते हो। सो आप पहले 10 कैप्सूल्स ले लो। अब इंडिविजुअली आपने डिटर्मिन करना है अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इन कैप्सूल थ्रू स्पेसिफाइड प्रोसीजर। अच्छा, यहाँ पे जब लिखा जाता है ना स्पेसिफाइड प्रोसीजर, उसका मतलब ये होता है कि हर ड्रग के लिए इंडिविजुअल प्रोसीजर गिवन होता है फार्माकोपिया में। ठीक है, जनरली आपके पास 3 मेथड होते हैं एनालिसिस के लिए। क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन के आपके पास 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, एक स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, एक टाइट्रेशन होता है और तीसरा क्रोमेटोग्राफिक मेथड होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, टाइट्रेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। जनरली जो आप लोग लैब में यूज़ करते हो वो होता है यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या फिर HPLC परफॉर्म किया जाता है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से मेथड हैं। TLC होता है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, NMR है। इस तरह मल्टीपल आपके पास टाइट्रेशन में भी डिफरेंट मेथड्स हैं, तो आप वो भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, आपने क्या करना है, 10 कैप्सूल्स लिए, उन पे आपने इन तीनों में से जो भी आपने मेथड सूटेबल मेथड अप्लाई की है, जो भी मोनोग्राफ में मेंशन होगा। इस तरह आपके पास आपने फाइंड आउट कर लिया कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट है। अब उस अमाउंट ऑफ ड्रग को आपने परसेंटेज की फॉर्म में शो करना है। ठीक है, क्वांटिटी यूनिफॉर्मिटी या ऐसे जब भी परफॉर्म किया जाता है तो परसेंटेज में शो बताते हैं कि कितनी % ऑफ ड्रग इसमें मौजूद है एज़ कम्पेयर टू क्लेम्ड ड्रग। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी सपोज एक्स कैप्सूल है, एक्स कैप्सूल की आपके पास क्लेम्ड अमाउंट ये है कि उसमें 500 mg ड्रग प्रेजेंट है। अब आपने जब फाइंड आउट की है तो अगर आपके पास 500 की 500 प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि आपके पास 100% ड्रग मौजूद है। ठीक है, इसी तरह आपने परसेंटेज की फॉर्म में अपने रिजल्ट शो करने हैं। और आपकी जो 10 की 10 कैप्सूल्स है ना, उसमें डेविएशन ±15% तक अलाउड है। ±15% डेविएशन का मतलब ये है कि आपकी जो कैप्सूल्स हैं उसके अंदर 85 से लेके 115% तक ड्रग मौजूद होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास इन 10 कैप्सूल में से एक कैप्सूल ऐसा है जो इस लिमिट को फॉलो नहीं कर रहा, तो हम मज़ीद जो आपके पास पीछे 20 कैप्सूल्स बच गए थे, हम उन पे टेस्ट परफॉर्म करेंगे। सो टोटल 30 कैप्सूल्स में से सिर्फ और सिर्फ एक ही कैप्सूल ऐसा होना चाहिए जो कि ±15% की डेविएशन परसेंट डेविएशन को फॉलो ना कर रहा हो, लेकिन वो ±25% की रेंज में आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह जो है ना, अगर ये चीज़ें आपकी फॉलो कर रही हैं आपकी कैप्सूल, तो इसका मतलब है आपका टेस्ट पास हो गया। अदरवाइज़ टेस्ट पास नहीं होगा। हम जो है ना दोबारा से देखेंगे कहाँ पे रिक्वायरमेंट है इम्प्रूवमेंट की। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट टेस्ट है आपके पास डिसोल्यूशन टेस्ट। यहाँ पे जो भी मैंने आपको डिसइंटीग्रेशन या डिसोल्यूशन टेस्ट बताए वो थोड़े बहुत ब्रीफली बताए हैं। इन केस आपको डिटेल्ड चाहिए तो आप पीछे मेरी दूसरी वीडियोस में जा सकते हैं। डिटेल्ड उसमें एनालिसिस है किस तरह से डिसोल्यूशन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। और मैं ब्रीफली यहाँ पे बता रही हूँ कि आपके पास जो डिसोल्यूशन मीडिया होगा वो एज स्पेसिफाइड इन द मोनोग्राफ। लाइक अगर आपके पास इंटेरिकोटेड कैप्सूल्स होते हैं तो उसमें आप सिमुलेटेड इंटेस्टाइनल फ्लूइड यूज़ करते हो और आप उसमें आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो डिज़ोल्व कर जाएं। और अगर आप सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड यूज़ कर रहे हो तो उसमें वो डिज़ोल्व नहीं करती। वाटर बाथ आपके पास टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे होता है ±0.5 डिग्री सेल्सियस की वेरिएशन के साथ। रोटेशनल स्पीड जनरली 50 to 100 RPM होती है, बट एज स्पेसिफाइड इन मोनोग्राफ फॉर स्पेसिफिक ड्रग्स। इसमें क्या करते हैं, आप अपना सैंपल प्लेस करते हैं 6 अपने ग्लास जार्स में। उसके बाद स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल्स के बाद सैंपल को विड्रॉ करते हैं और जितना सैंपल विड्रॉ करेंगे, सपोज 5 ml आपने 1 आवर के बाद विड्रॉ किया है तो उसी वक्त आप 5 ml फ्रेश मीडिया उसमें डाल दोगे और जो आपने सैंपल विड्रॉ किए हैं उसको आप फिल्टर करोगे और एनालाइज करोगे। एनालाइज आप वही स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हो गया, टाइट्रेशन हो गया या फिर क्रोमेटोग्राफी, इनके थ्रू आप उसको एनालाइज करोगे। आपकी कितनी ड्रग जो है ना डिज़ोल्व हुई है उसको आप फाइंड आउट करोगे इन टर्म्स ऑफ कम्युलेटिव परसेंटेज। कम्युलेटिव परसेंटेज का मतलब ये होता है कि आप सपोज 1 आवर के बाद अगर 25 mg हुई है, 2 आवर के बाद मज़ीद 25 mg है, तो कम्युलेटिव का मतलब ये है कि 2 आवर्स के बाद आपकी कितनी हुई 50 mg। ठीक है, पीछे वाले जितने भी आपके पास ड्रग रिलीज हुई है उसको भी साथ आप एडअप करते जाते हो। तो उसके बाद जो भी आपकी ड्रग रिलीज़ हुई है आप उसको कंपेयर करोगे, जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट है उसको स्पेसिफाई करोगे। तो इस तरह जो डिसोल्यूशन टेस्ट है
वो हम बायो अवेलेबिलिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वो इस तरह कि आपने जो डिसोल्यूशन मीडिया लिया है वो आप फिजियोलॉजिकल पीएच 7.4 पर ले सकते हो। जो ब्लड का पीएच होता है 7.4, उस पर अगर आप लोगे और उसमें डिसोल्यूशन बिहेवियर उसका चेक करोगे, डिसोल्यूशन प्रोफाइल उसकी जब फाइंड आउट करोगे, तो जो डिसोल्यूशन प्रोफाइल वो इन विट्रो शो कर रहा है, वी सपोज और वो प्रिडिक्ट के वही डिसोल्यूशन प्रोफाइल वो इन विवो भी शो करेगा। ठीक है, इसके लिए एक और मेथड होता है इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन, IVIVC। आपने जो है ना लैब के अंदर डिज़ोल्व किए ड्रग कैप्सूल, आपने जो है ना 6 कैप्सूल्स डाल दिए, उसके बाद उसमें देखा कि आपकी जो डिसोल्यूशन प्रोफाइल आया है वो उस प्रोफाइल को आप कंपेयर करते हो, आप किसी भी वॉलंटियर को देते हो वही कैप्सूल और उसका ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करते रहते हो, उस ब्लड सैंपल्स में कितनी ड्रग एब्जॉर्ब हुई है उसको आप कंपेयर करते हो कितनी ड्रग रिलीज़ हुई है इसमें डिसोल्यूशन टेस्ट के अंदर, उसको आपस में जब कंपेयर करते हो और कोरिलेट करते हो तो उसको कहते हैं IVIVC। ठीक है, तो इस तरह डिसोल्यूशन जो आपके पास टेस्ट है ना वो हम IVIVC के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। So it was all about this quality control test for capsules. Thank you for your time.